अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला तमाम लोगों को, मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहतमंद रखे, हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए और हमारी जितनी भी मुश्किलातें परेशानियाँ हैं उनको दूर फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने रिलेटिव में इस कहानी को, इस स्टोरी को ज़रूर शेयर करें। ये जो कहानी है ये बेसिकली हैदराबाद की मिस तहरीम की कहानी है, और ये कहानी अब से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 35-36 साल पुरानी है। और ये उस दौर की बात है जब ये महज 12 या 13 साल की थी और हैदराबाद में एक अच्छे पोश इलाके में रहा करती थी। बेसिकली इनकी जो फैमिली थी इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी। इनके मदर फादर थे, एक इनका भाई था जो कि अक्सर पोस्टिंग की वजह से मुख्तलिफ शहरों में रहा करता था, और फिर ये चौथे नंबर पे मौजूद थी। इनके जो पेरेंट्स थे उनकी शुरू से ही आदत थी कि रात को इशा की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद खाना खाते और खाना खाते ही अपने कमरे में सोने के लिए लेट जाया करते थे। कभी कभी इनकी अम्मी, इनके अब्बू तहज्जुद के टाइम में उठ के बैठ जाते, वरना आमतौर पे फजर की नमाज लाजमी पढ़ा करते थे। वैसे ही एक सर्द रात थी और हल्की हल्की सी फुहार हो रही थी। आप कह सकते हैं कि फुहार की वजह से सराउंडेड जो एरिया था वो गीला हो चुका था, और मुसलसल फुहार पड़ने की वजह से पानी इतना जमा हो चुका था कि अगर आप पानी के अंदर चलें तो छम छम की आवाज़ बआसानी सुनाई दे सके। बारिश और सर्दी का मसला नहीं था। बात ये थी कि बताती हैं जब भी बारिश होती थी तो बारिश होते ही हमारे एरिए की लाइट चली जाया करती थी, और जब लाइट चली जाती थी ज़ाहिर सी बातें अंधेरा हो जाता था, और अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती थी। खैर वैसे ही मेरे पेरेंट्स सो चुके थे और रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, और मैं मुसलसल करवटें बदल रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब लाइट आए तो मैं ना सिर्फ सुकून से सो सकूं, बल्कि सुबह मुझे बहुत सारे काम थे जो उठने के बाद अंजाम देने थे। इसी दौरानिए में मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जहाँ पे मेरा कमरा मौजूद है उसकी बैक साइड पे, यानी जहाँ पे पीछे का हिस्सा ये गैलरी मौजूद है, वहाँ से किसी के चलने की या गुज़रने की आवाज़ का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में कोई वहाँ पे मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल अपने पाँव इस पानी में रखता हुआ, छम छम करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। यह जो आवाज़ थी इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि इस आवाज़ का इनकार करना या इसको ना मानना बहुत ही बेवकूफ़ाना अमल कहला सकता था। खैर जब ये मुसलसल आवाज़ें बढ़ती चली गईं, इतना तो मुझे यकीन था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो पीछे की तरफ नहीं जा सकते। लिहाजा मेरे पास जो एक लालटेन मौजूद थी, आप कह सकते हैं कि उस दौर के हिसाब से रोशनी का जो एक इंतज़ाम मौजूद था, उसको लेके मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे कमरे की खिड़की थी उस तरफ बढ़ना शुरू किया। ये जो खिड़की थी ये बैक साइड पे मौजूद थी, जबकि जो फ्रंट साइड वाला हिस्सा था वहाँ पे दरवाज़ा मौजूद था। अब अगर आप खिड़की को खोलें या ना भी खोलें तो शीशे के ज़रिए बाहर की तरफ बआसानी देखा जा सकता था। खैर मैंने उस लालटेन को आहिस्ता आहिस्ता ये जो खिड़की थी इस खिड़की की तरफ करना शुरू किया, और जब रोशनी एग्जैक्टली बैक साइड पे यानी गैलरी की तरफ जाना शुरू हुई तो मुझे ऐसा लगा कि इस गैलरी के आखिर में, यानी जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, कोई खड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की या औरत खड़ी हुई है जिसने इस हल्की हल्की फुहार में या इस सर्द मौसम में अपने बालों को खोल रखा है। जाहिर सी बात ये जो हिस्सा था ये हमारे घर का हिस्सा था, और यहाँ पे इस तरह से किसी औरत का मौजूद होना या नज़र आना ये बड़ी अचंभे की बात थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने जानबूझ के रोशनी को मज़ीद आगे किया और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की को थोड़ा सा खोलने के बाद जब मैंने रोशनी को उस तरफ मारना शुरू किया जिस तरफ की वो लड़की या वजूद मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, तो अब मुझे यकीन हो चला था कि वाकई में ये लड़की यहाँ पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि कुछ अजीब तरीके से इसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में भी, इस कम रोशनी में भी उसका जो चेहरा है वो सफ़ेद चमकता हुआ वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। हैरान कुन बात ये थी कि उसके चेहरे पे ख़ास तौर पे जो होंठ वाला हिस्सा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ फूले हुए हैं या फिर सूजे हुए हैं, या किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से उसके होंठ इस तरह से हो चुके हैं।
اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ یہ جو لڑکی تھی اس کی آنکھیں اس اندھیرے میں بھی اسپارک کرتی ہوئی یا چمکتی ہوئی دیکھی جا سکتی تھیں۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جو بھی لڑکی تھی اس کے جو پاؤں تھے وہ زمین پہ ٹکے ہونے کے بجائے ذرا سے ہوا کے اوپر یا ہوا میں موجود تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لڑکی مسلسل ہوا کے اندر لیویٹیٹ کر رہی ہو۔ ایک عجیب کنفیوژن تھی، میری سمجھ سے باہر تھا کہ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود ہے کیا یہ حقیقت ہے یا سراسر کوئی فسانہ ہے یا میں نیند کے اندر ہوں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے تیسری بار اس کو اوپر سے نیچے کی طرف دیکھنا شروع کیا تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس لڑکی نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ نہ ہی اس کے پاؤں موو کر رہے تھے، نہ ہی وہ اپنی باڈی کو آگے پیچھے کر رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوا کے دوش پہ چلتی ہوئی وہ میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ جیسے جیسے یہ مخلوق میری طرف بڑھتی چلی ہوئی آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ ساتھ میری زندگی کے جو بھی پل ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یقین تھا کہ جب یہ میرے پاس پہنچے گی تو اس کے پہنچنے سے کچھ لمحے پہلے ہی میرا دل بند ہو جائے گا اور شاید میں بچ نہیں پاؤں گی۔ اللہ جانتا ہے کہ جب وہ لڑکی میرے بہت ہی قریب آئی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھڑکی سے 2 یا 3 فٹ کے فاصلے پہ موجود ہوگی، اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ کر کے خون ٹپکنا شروع ہو چکا ہے۔ یا تو میرا وہم تھا یا واقعی میں اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا ہوا سیدھا سیدھا نیچے گرتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایسا کیا ہوا ہے کہ میں ایک دم سے پلٹی ہوں، اور نہ صرف پلٹی ہوں بلکہ میں نے جلدی سے کھڑکی کو بند کیا ہے اور میں پلٹتی ہوئی سیدھی اپنی امی اور ابو کے روم کی طرف بھاگی ہوں۔ جیسے ہی میں ان کے روم کے دروازے کے قریب پہنچی میں نے زور زور سے ان کے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، اور آپ یقین کریں کہ جیسے ہی میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو مجھے لگا میری آنکھوں کے سامنے مکمل طور پہ اندھیرا آنا شروع ہو چکا ہے، اور ایسا ہی تھا کہ میں مکمل طور پہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میری اگلے دن آنکھ کھلی تو صبح کے 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے گھر والے یعنی میرے پیرنٹس کے علاوہ ہماری جو علاقائی مسجد تھی وہاں کے امام صاحب بھی ہمارے سامنے موجود تھے۔ خیر انہوں نے کافی دیر تک مجھ پہ دم درود کیا، تب کہیں جا کے مجھے اپنے جسم کے ہلکے ہونے کا احساس ہوا۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں کچھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن کے اوپر اگر آپ بعد میں یعنی ٹائم گزرنے کے بعد غور کریں تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیا جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا وہ حقیقت تھا یا سراسر میرا وہم تھا۔ آج کی یہ جو پہلی سٹوری ہے یہ سٹوری ہمیں عارف صاحب نے حیدرآباد قاسم آباد سے شیئر کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی سٹوری کی طرف بڑھیں، اگر آپ نے اب تک اس آڈیو ٹیپ کو لائک نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس آڈیو ٹیپ کو لائک کر دیں۔ عارف صاحب بتاتے ہیں کہ یہ تھے، ان کے بھائی تھے اور ان کے پیرنٹس تھے، یعنی کہ ٹوٹل 4 افراد تھے، اور یہ چاروں کے چاروں افراد اپنی زندگی کو بہت اچھی طرح گزار رہے تھے۔ زندگی بہت اسموتھ تھی اور ساری کی ساری کامیابیاں ان کے قدموں میں موجود تھیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے میری امی کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی امی کے انتقال کو مشکل سے 10 یا 15 دن گزرے ہوں گے کہ ابو کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی، اور امی کے 40ویں سے پہلے پہلے ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب یہ جو بیک ٹو بیک اموات تھیں اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم لوگ پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں اور میرا بھائی اکیلے گھر میں موجود تھے۔ ایک عجیب سی ویرانیت تھی جو ماں باپ کے بعد ہمارے گھر میں طاری ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھر نہیں ہے، یہ کوئی جہنم ہے، یا پھر شاید کوئی قبرستان ہے جہاں پہ ہم لوگ رہا کرتے ہیں۔ بات صحیح بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جو والدین ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو آپ کا جو گھر ہے وہ قبرستان کے اندر تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ خیر جیسے جیسے میرے پیرنٹس کو گزرے ہوئے دن گزر رہے تھے تو ایک عجیب سی بے سکونی تھی، ایک عجیب سی بے چینی تھی جو ہم دونوں بھائیوں کو محسوس ہوا کرتی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ویسے ویسے چیزیں بہتر ہوں گی، اور یہ جو بھی بے سکونی ہے بالآخر ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوا کرتی ہیں جن کے بارے میں یا جن کے ہونے کے بارے میں کبھی بھی آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا۔
ابھی جب کہ ہم ماں باپ کے غم سے نکلنے ہی والے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو میرا بھائی تھا، جس کے اندر میری جان موجود تھی اور جو کہ شاید اس دنیا کے اندر میرا آخری سہارا تھا، نہ صرف اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی بلکہ محض 15 دن کے اندر اندر اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ اس کو بالآخر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کروانا پڑا۔ تقریباً 4 یا 5 دن تک وہ اسپتال کے اندر ICU میں ایڈمٹ رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اس دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا۔ یہ جو بیک ٹو بیک غم ہمیں مل رہے تھے، یہ نہ صرف مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے بلکہ اب مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ ان تینوں کے جانے کے بعد کسی بھی دن میرا نمبر آنے والا ہے۔ اس دن کے بعد سے، یعنی جس دن میرے بھائی کا انتقال ہوا تھا، میرا نہ صرف جینا مشکل ہو چکا تھا بلکہ ایسا لگتا تھا کہ کسی بھی کام میں یا کسی بھی چیز میں میرا دل نہیں لگا کرتا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جب میرے بھائی کے انتقال کو 10 یا 11 دن گزرے تو رات کو مجھے اس قدر بے چینی ہونا شروع ہو گئی کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نیند نہیں آیا کرتی۔ ایسا لگتا جیسے بس میرا بھی آخری ٹائم آنے والا ہے اور کسی بھی وقت ایک دم سے میری طبیعت خراب ہوگی اور میں اس دنیا کو چھوڑ کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ خیر ویسے ہی ایک رات تھی اور رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور میں چھت کے اوپر کھڑا ہوا اپنے نصیب کو رو رہا تھا۔ مسلسل مجھے میرے گھر والے، میرے پیرنٹس، خاص طور پہ میرا بھائی یاد آ رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر، دنیا کا شاید اگر کوئی سب سے بد نصیب آدمی ہے تو وہ میں ہوں۔ اسی دورانیے میں جبکہ بارش بھی ہو رہی تھی، مسلسل میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے اور میں عجیب بے چینی کے عالم میں چھت پہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ٹہلتا جا رہا تھا۔ اسی طرح ٹہلتے ٹہلتے جب میں اپنی چھت کے کنارے پہ آیا، یعنی جہاں پہ منڈیر موجود تھی، میں وہاں پہ آ کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جو گھر کے سامنے والا یا باہر کا حصہ تھا، وہ ایک گارڈن نما جگہ تھی اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے 5-6 پیڑ موجود تھے۔ عام طور پہ اس گارڈن والے حصے میں رات کے اوقات میں اندھیرا اس قدر ہوا کرتا تھا کہ وہاں پہ غور کرنا یا وہاں پہ کچھ نظر آنا ناممکن ہوا کرتا تھا۔ خیر اسی دورانیے میں جب میری نظر اس گارڈن والے حصے میں یا ان درختوں کے قریب پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ ان درختوں کے درمیان کوئی عجیب سی چیز ہے جو مسلسل چمک رہی ہے، یہ ایک عجیب سی روشنی ہے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ جب میں نے اس روشنی پہ مزید غور کیا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے ان درختوں کے درمیان کوئی کھڑا ہوا ہے اور جو بھی وہاں پہ موجود ہے اس نے بظاہر سفید کلر کا لباس پہن رکھا ہے اور ایک عجیب سی روشنی سی اس کے چہرے پہ موجود ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ نور موجود تھا اور وہ بھی اس قدر نور تھا کہ اس کا چہرہ اس اندھیرے میں، اس طوفانی بارش میں الگ سے ہی چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو کچھ دیر تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں یا جو کچھ میرے سامنے موجود ہے وہ کیا ہے، لیکن جب میں نے مسلسل اس شخص کے اوپر غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جو چہرہ ہے بڑا جانا پہچانا چہرہ ہے اور ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میرا اپنا کوئی وہاں پہ موجود ہے۔ خیر جب میں نے اس کے اوپر مزید غور کیا تو اب مجھے لگ رہا تھا میرا بھائی، جس کو اب سے مرے ہوئے 10 یا 12 دن گزرے تھے، وہ ان درختوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے کفن پہن کے نہ صرف درخت کے نیچے پناہ لی ہوئی ہے بلکہ وہ مسلسل مجھے اپنے ہونے کا یا اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے۔ پہلے تو میری سمجھ ہی نہیں آیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے یا پھر میں خواب کے اندر اپنے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب مسلسل میرے اوپر پانی گرتا چلا گیا اور میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا تو واقعی میں میرا بھائی، جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، میرے سامنے موجود تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر پرنور تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ رونق موجود تھی اور ایسا لگ رہا تھا ایک عجیب سی مسکراہٹ ہے جو بار بار مجھے اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ ایک دم سے جب میں نے اپنے بھائی کو اس درخت کے نیچے دیکھا تو پتہ نہیں کیا ہوا، میرا دل چاہا کہ میں یہیں سے کود کے کسی بھی طرح اپنے بھائی کے پاس چلا جاؤں۔ میں کچھ دیر کے لیے بھول چکا تھا کہ میرا جو بھائی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اس کا یہاں پہ نظر آنا یا کھڑا ہونا کسی بھی طرح خطرے سے خالی نہیں ہے۔
पता नहीं क्या हुआ कि मैं इस बेचैनी के आलम में जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागा और सीढ़ियों के रास्ते से एकदम से नीचे उतरता हुआ उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा। अजीब बात यह थी कि जब मैं उस सीढ़ियों के रास्ते से होता हुआ दरख्त के करीब आया तो उसी जगह पे जहाँ पे मेरा भाई खड़ा हुआ था और जहाँ से खड़े होके वो मुस्कुरा मुस्कुरा के मेरी तरफ देख रहा था, अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। एक अजीब कैफियत थी, मुसलसल मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि जो मेरा भाई मुझे नज़र आया था यह हकीकत में यहाँ पे मौजूद नहीं था, बल्कि शायद मेरा वहम था, ये मेरी खाम ख्याली थी। काफ़ी देर तक उस दरख्त के पास खड़ा हुआ मैं मुसलसल रोता रहा और 1-1.5 घंटे के बाद जब बारिश रुकी और मेरा जो दिमाग था वो ज़रा नॉर्मल हुआ तो मैं मायूसी के आलम में चलता हुआ वापस अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पे आके लेट गया। यह जो रात थी, पूरी रात में मुसलसल रोता रहा और अपने भाई को याद करता रहा। अगले दिन जब मैं सो के उठा तो मेरा यही ख्याल था कि रात में मैंने कोई ख्वाब देखा है या हो सकता है कि मेरा वहम हो कि मेरा भाई वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और मेरा ख्याल है कि मेरे भाई के इंतकाल को तकरीबन 20 या 22 दिन हो चुके थे और रात के तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम था। मेरी आदत थी कि मैं आम तौर पे रात के औकात में जो भी मेरे काम हैं उनको निपटाया करता था, तो वैसे ही जो भी मेरे काम थे मैं उनको मुकम्मल कर रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ड्राइंग रूम के अंदर मौजूद था। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जो जहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ मौजूद हैं या जहाँ पे एक रास्ता मौजूद है जो कि ऊपर की तरफ जाया करता है, वहाँ पे कोई चीज़ एकदम से गिरी है। और ये जो आवाज़ थी, ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि क्लियरली पता चल रहा था कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे गिरी है। इसका मतलब है कोई ना कोई चूहा, बिल्ली या कोई भी चीज़, कोई भी शख्स वहाँ पे मौजूद है। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने उस तरफ बढ़ना शुरू किया तो जैसे जैसे मैं उस कॉरिडोर या उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आ रही हैं। ये जो सांसें लेने की आवाज़ें थीं, ये इस कदर वाज़ेह थीं कि उनसे इनकार मुमकिन नहीं था। बहरहाल जैसे जैसे हिम्मत करके मैं उस सीढ़ी में यानी सीढ़ियों के करीब पहुंचा और जब इत्तफाक से मेरी नज़र सामने सीढ़ियों के ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि सीढ़ियों के ऊपर यानी चौथी सीढ़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है और जो भी वहाँ पे बैठा हुआ है उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है और इसके साथ साथ उसने अपने सर को अपने घुटनों के दरमियान छुपाने की कोशिश की हुई है। यानी जो भी वहाँ पे मौजूद था वो अपने चेहरे को मुझे नहीं दिखाना चाहता था और वो कुछ अजीब तरीके से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अव्वल तो मेरे अलावा इस घर में कोई भी मौजूद नहीं था। किसी का एकदम से सीढ़ियों पे बैठे हुए नजर आना या किसी का वहाँ पे मौजूद होना, यह भी किसी तरह ख़तरे से खाली नहीं था। खैर जैसे ही मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया और जैसे ही मुकम्मल तौर पे उसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाया तो ये देख के मेरी एकदम से चीख निकल गई कि मेरे सामने कोई और नहीं मौजूद था बल्कि मेरा अपना सगा भाई, जिसको कुछ दिन पहले मैं अपने हाथों से कब्रिस्तान के अंदर दफना के आया था, वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ था और अजीब तरीके से मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। एक अजीब मेरी कैफियत थी, काटो तो लहू नहीं। मैं शदीद खौफ में मुब्तला था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं। तकरीबन 1 मिनट तक मुसलसल मैं वहीं पे खड़ा हुआ बुरी तरह कांपता रहा। मैंने मुसलसल अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और जितनी भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैं उनकी तिलावत कर रहा था। खैर कुछ देर के बाद जब मैंने आंखें खोली तो उन्हीं सीढ़ियों पे, जिन सीढ़ियों पे मुझे मेरा भाई नज़र आया था, अब वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब ये दूसरी दफ़ा मेरे साथ हुआ था। एक दिल कह रहा था ये हकीकत है, जबकि एक ख्याल ये कह रहा था हो सकता है मेरा वहम हो। क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था तो मुझे बार बार ऐसा लगता हो जैसे वो मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजरे और मुझे अच्छी तरह याद है
कि मेरी सालगिरह का दिन था और मैं शिद्दत से अपने भाई को याद कर रहा था। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था और मुझे रह रहे के अपने पेरेंट्स, अपना भाई याद आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था, मेरी दुआएं ये थीं कि किसी भी तरह मेरा भाई, मेरे वालिदैन मेरे पास वापस आ जाएं। बस जब मैं ये सोच रहा था, इसी दौरानिए में देखते ही देखते मेरी आंख लग गई और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद गुनूदगी में हूँ, आधा नींद के अंदर हूँ, आधा जाग रहा हूँ। मेरे सामने ही सामने जो मेरे कमरे का दरवाज़ा था वो एकदम से खुला और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा खुलने के बाद मेरा भाई, जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, वो टहलते टहलते कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अजीब बात यह थी कि आज उसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी और जैसे ही वो दरवाजे से अंदर मेरी तरफ बढ़ रहा था तो एंटर होते ही वो मुझे कह रहा था, देखो भाई, मैं वापस आ चुका हूँ। अब जैसे ही उसने इस तरह से कहा तो एकदम से मेरी प्रॉपर्ली आँख खुली और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था मेरे अतराफ़ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोग मौजूद हैं और मुझे उस परफ्यूम की भी खुशबू आ रही थी जो कि मेरा भाई आमतौर पे लगाया करता था। तकरीबन फजर की अजान तक ये सिलसिला चलता रहा और मुसलसल मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स मेरे अतराफ़ में मौजूद हैं और शायद ये लोग मेरी सालगिरह को सेलिब्रेट करने की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब फजर की अजान हुई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया और जब मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जब मेरी मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि इमाम साहब, क्या किसी के मरने के बाद वो वापस आ सकता है? तो वो मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते मुस्कुराते मुझसे पूछने लगे कि आपने क्या किसी को मरने के बाद वापस आते हुए देखा है? जब उन्होंने मुझसे इस तरह का सवाल किया तो पहले मैं छुपाने लगा, लेकिन जब उन्होंने बैक टू बैक सवालात किए तो मैंने उनको बताया कि इस तरह से पिछले 40-45 दिनों में मेरे साथ वाक़ियात पेश आए और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे अपने भाई की प्रेजेंस फील होती है, बल्कि मैं उसको देख भी सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद वो जो इमाम साहब थे वो कहने लगे कि बज़ाहिर आपको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी का इस दुनिया से जाने के बाद नज़र आना या आपको बार बार अपनी प्रेजेंस को शो कराना ये आपके लिए ठीक नहीं है। बेहतर ये कि जब भी आपको ऐसा एहसास हो, अपने आप को झड़कें, उस एहसास से बाहर निकालने की कोशिश करें और इसके साथ साथ नमाज की पाबंदी करें। अब जैसे जैसे वो इमाम साहब बोल रहे थे, मैंने वैसे वैसे उनकी बातें सुनी और ये सब बातें होने के बाद आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक तावीज़ दे रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इस तावीज़ को पहन के रखें। इसके साथ साथ कुछ वज़ाइफ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और ये जितने भी वज़ाइफ हैं, इन वज़ाइफ को आपने तकरीबन 41 दिन तक मुसलसल पढ़ना है। जैसे जैसे आप इन वज़ाइफ को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है मुश्किलात हो, परेशानी हो और कभी कभी आपको लगे कि इनका पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको मुसलसल इनको बिला तातुल पढ़ना है। कोशिश करनी है कि जो टाइम आप मखसूस कर लें उस टाइम के अंदर ही पढ़ना है और जब आप इन वज़ाइफ को पढ़ रहे होंगे तो आपने इंश्योर करना है कि किसी से भी बात नहीं करनी, कोई और काम नहीं करना और किसी को भी किसी भी तरह मुखातिब नहीं करना है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब आप इन वज़ाइफ को पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ आपको अजीब तरह की आवाज़ें आना शुरू हों। कभी ऐसा लगेगा जैसे आपकी अम्मी, आपके अब्बू या आपका भाई आपका नाम लेके आपको पुकार रहे हैं। कभी ऐसा लगेगा जैसे आपका भाई बहुत तकलीफ़ में है, वो आपका नाम ले रहा है और कभी कभी ऐसा भी होगा, आपको लगेगा जैसे आपका भाई या आपके वालिदैन मुसलसल बुरी तरह रोते चले जा रहे हैं। वो आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन वज़ाइफ को पढ़ने से रोकेंगे, कोशिश करेंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो, लेकिन आपको बिला तातुल और ध्यान दे के इन वज़ाइफ को पढ़ना है। वाकई में जब मैंने उन वज़ाइफ को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैं उन वज़ाइफ को पढ़ रहा था तो शुरू के जो 10 या 12 दिन थे वो बहुत मुश्किल थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनको नहीं पढ़ सकूँगा। इसी तरह बिला आखिर जब 30 दिन गुजर चुके और जिस दिन 31वीं रात थी, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं सोने के लिए लेटा हूँ तो मेरे अतराफ़ में मेरे अम्मी, अब्बू और मेरा भाई न सिर्फ खड़े हुए हैं
बल्कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में मुझे देख रहे हैं। खैर, अगले दिन जब मेरी उन्हीं इमाम साहब से मुलाकात हुई और मैंने इमाम साहब को बताया कि ऐसे ऐसे रात में मेरे जो पेरेंट्स थे या जो मेरा भाई था वो मुझे अपने अतराफ़ में महसूस हो रहा था, तो वो कहने लगे कि अब उनको इन वज़ाइफ के पढ़ने की वजह से परेशानी होना शुरू हुई है। बेसिकली आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, आम तौर पे ये जो शरीर जन्नात होते हैं, ये इस तरह की जो भी मखलूक़ात होती हैं, वो आपको उन शक्लों में नज़र आने की कोशिश करती हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं। कभी कभी ये शरीर जन्नात होते हैं और कभी कभी वाकई में जो आपको नज़र आ रहा होता है वो या तो क़ारीन होता है या फिर हमज़ाद हुआ करता है। अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने 41 दिन तक मुसलसल ये पढ़ाई जारी रखी तो उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता करके जो मामलात थे वो नॉर्मल होना शुरू हुए और फिर उसके बाद से मेरा भाई, मेरी अम्मी अब्बू मुझे नज़र आना बंद हो चुके थे। अब मैंने कामयाबी के साथ ये अमल तो कर लिया था और मैं वो सब कुछ हासिल कर चुका था जो मैं करना चाहता था, लेकिन आज भी जबकि इस बात को, इन वाक़यात को टाइम गुजर चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा दिल जानबूझ के मुझे मजबूर करता है कि दोबारा से वो टाइम आ जाए, दोबारा से मुझे अपने पेरेंट्स और अपना भाई नज़र आना शुरू हो जाएं और मैं दोबारा से उनको देख सकूं, उनकी प्रेजेंस को फील कर सकूं। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन कभी कभी मुझे उनके ना होने का इस तरह से एहसास हुआ करता है कि मैं चाहता हूँ वो किसी भी तरीके से मेरे पास वापस आ जाएं।